मैम हमारे यहाँ के वृद्धजन भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने कैसे मोबाइल को रखा है सबके सामने, कैसे रखा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी। शामिल होना चाह रहे थे मैम, नहीं, बिठा लिया है। बहुत अच्छा किया आपने। मैं जितने भी ओल्ड एज होम से लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा किया आपने शर्मा जी, वेरी नाइस। हम सबको देख पा रहे हैं आपके बुजुर्गों को। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपकी तरफ से कि ये सारी धन्यवाद। इम्पोर्टेंट जानकारियां उन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी नाइस शर्मा जी, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। वर्मा जी, हम आज आपको देख के बहुत खुश हुए। बीएस वर्मा जी नमस्कार। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब मुझे लगता है कोविड का वक्त जल्दी ही खत्म होने वाला है और अगले महीने हम ये आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीजें सामान्य हों और हम आप सबसे मिल पाएं। मेरे ख्याल से समय हो गया है। अगर डीएलएसए से परमिशन हो तो क्या हमारे जो आज के वक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं? जी करण जी जुड़ चुके हैं। मैं बस कुछ अर्जेंट एक कॉल कर रही हूँ, मेरे को 2 मिनट का समय अगर जी आप जरूर जरूर जी, तब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ सबसे। हाँ जी 2 मिनट में मैं ज्वाइन बैक जी वेरी नाइस। अब सब लोगों ने अपने कैमरास ऑन कर दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पर अपनी माइक्स प्लीज जरूर बंद रखिए। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा जी और आनंद कुमार जी जो सोनीपत से जुड़े हैं उनको फिर से निवेदन कर रही हूँ कि बच्चों के रुकने की और बच्चों की बातचीत की आवाज भी बीच बीच में आ रही है, तो माइक्स को थोड़ा सा कृपया बंद रखिए। हमारे बीच में कुछ साथी आज राजस्थान से भी जुड़े हैं और आज का जो वसीयत बनाने की जो महत्व है उसके ऊपर आज हमारा विशेष सत्र है और ऑलरेडी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। 52 पार्टिसिपेंट्स, 52 लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शाहदरा का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विधि जी का धन्यवाद, खास करके जो समय समय पर हर सप्ताह इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में लीड लेती हैं। एक ये रस्तोगी जी जिनका नाम आ रहा है मेरे सामने, अपना माइक प्लीज बंद कर दीजिए, अपना आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि आप सबको देख सकें। क्या मैं आप सबको, आप इशारा करके बता सकते हैं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या मेरी वीडियो नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? यस ओके यस। हाँ, आप कोई बोल रहे थे, कहिए। सही है मैडम आपकी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, नमस्कार। आप सबको मैं इससे पहले कि ये सत्र शुरू हो एक अच्छी खबर ये भी देना चाहती हूँ। अभी विधि जी जुड़ जाएं फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। कुछ हम लोगों को मिलने के और ज्यादा मौके और अवसर अभी मिलने वाले हैं और उसके लिए हमने काफी प्रयास किया जिसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करूंगी। जैसे ही विधि जी परमिशन देंगी तो फिर मैं उसको आगे लेके जाऊंगी। 55 लोग अभी अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं। मैं देख पा रही हूँ उसमें कुछ तो हमारे स्वाभिमान परिसर के मेंबर्स हैं और कुछ नए साथी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र से बहुत लोग हमारे जुड़े हैं। एक्सट्रीमली सॉरी टू कीप यू वेटिंग। एक्चुअली No, सुबह से it's all right. काम चलता रहता है तो बिकॉज ऑफ दैट एंड आई थॉट तब तक लोग भी जुड़ जाएंगे। तो जी करण जी से रिक्वेस्ट करूंगी, करण जी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट एवरीवन कैन सी यू। Karan, are you there? Yes, yes, I'm there. Can you hear Karan, me? are you? Are you there? Yes, yes, I'm there. Can you hear me? Is my video visible? Is my video visible?
सम्राट सम्राट माइक्स ऑफ कर दो अपार्ट जी एंड माय माइक इमीडिएटली। कुमार जी भी अपना माइक ऑफ करें, डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ अपना माइक ऑफ करें। सम्राट करण जैन जी का अनम्यूट कर दीजिए माइक। मैम मैं ये मिस्टर आनंद कुमार का यहाँ से फोन करवा के ऑफ करवाती हूँ, इनका हमेशा ऑन हो जाता है बार बार। सम्राट आनंद कुमार जी का माइक ऑफ। इससे तो नहीं आएगी। डॉक्टर प्रदीप वशिष्ठ भी अपना माइक ऑफ करिए। आई थिंक ये इनिशियल कुछ कुछ चैलेंजेस चलते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि मैं अभी इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ जिनका खुला हुआ है उनका ऑफ करवाने के लिए, खास करके कुछ ओल्ड एज होम से हमारे जो साथी जुड़े हैं ना, उनका शायद ऑन हो जाता है, पर आई थिंक वी कैन स्टार्ट। We can start already 12:10 हो गए, so let's not delay. ओके तो मैं आपको अभिनंदन करती हूँ सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर सिटीजन्स का और नॉन सीनियर सिटीजन्स का। आज के कार्यक्रम का पूरा श्रेय विधि गुप्ता आनंद जी को जाता है, जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने सेक्रेटरीज हैं, सब ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा आगे होकर बढ़ चढ़कर सबसे एडवर्स लॉकडाउन पीरियड में और कोविड के टाइम में भी मैडम ने आगे लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई और समाज किसी भी वर्ग को अकेला नहीं छोड़ा। बच्चों के लिए सेमिनार्स किए, सीनियर सिटीजन्स के लिए खूब सेमिनार्स किए, उनको जोड़े रखा। स्वाभिमान परिसर फिजिकली चाहे बंद रहा, पर दिल हमारे जुड़े रहे, दिमाग हमारे जुड़े रहे, और मैडम ने हमेशा एज अ लीडर का इसमें काम किया, एज अ सूत्रधार का इसमें काम किया। और हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं अनुग्रह को कि हमें अपने साथ वो मैडम जोड़ती हैं, और हम आगे काफी सारे ओल्ड एज होम्स को, सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस को, एनजीओस को उनके साथ जोड़ पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोविड की बहुत सारी परेशानियां आई हैं सामने, पर कम से कम अगर हम कुछ पॉजिटिव चीजें देखें तो जो हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या ऐसी जगहों पे लोग थे, उनसे हम लोग कभी नहीं मिल पाते, कभी नहीं जुड़ पाते। तो आज कम से कम ये सिस्को वेबएक्स या ये ई वेबिनार के माध्यम से हम मिल पा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विधि जी का, और जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं, जो वसीयत विल्स बनाने के ऊपर अपना बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर देंगे, बहुत ही जरूरी है ये। सिर्फ मैं विधि जी को देने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग पिछले कई सालों से एल्डर अब्यूज पे काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके ऊपर अनुग्रह ने बहुत सारे सर्वेक्षण किए हैं, स्टडीज की हैं, सर्वे किए हैं। उसमें से जो चीज निकल कर आई है वो ये है कि 82% जो केस आते हैं या मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में या पुलिस के पास या एल्डर अब्यूज के, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस ही होते हैं। समय रहते हुए अगर अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपरली विल नहीं बनाई गई, या बच्चों के बीच में बांटी नहीं गई, या उसका सेविंग्स का प्रॉपरली कहीं आपने लिखित ब्यौरा नहीं लिखा, तो आपके बीमार पड़ने पर या आपके बेड रिडन होने पर या कोई दुर्घटना होने पर उसका दुरुपयोग बहुत ही बड़े स्केल पर होता है, चाहे वो रिश्तेदार करें, चाहे वो स्वयं के बच्चे करें। इसलिए वसीयत बनाने की महत्वता बहुत ज्यादा है। हमने स्वाभिमान परिसर में कई बार विल मेकिंग पे सेमिनार्स किए और डी ने कई बार रिसोर्स पर्संस भेजे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे हमारे सीनियर सिटीजन्स के, जो लीगल एड क्लिनिक जो यहाँ चलता है उन्होंने सॉल्व किए। पर अब जब ये कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, इस दौरान हमें बहुत ज्यादा शिकायतें आई दुर्व्यवहार की, मारपीट की, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉर्चर की। तो इसलिए विधि जी ने भी बीच में सजेस्ट किया और फिर मैंने भी उन्हें दोबारा निवेदन किया कि हमें
इस मुद्दे पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैं आज के जो रिसोर्स पर्सन है करण जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वो जहां तक हो सके हिंदी में अपना मत रखें, अपना पक्ष रखें, और जहां जहां जरूरी हो अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक पार्टिसिपेंट्स, अब 62 पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं पूरे भारत से, तो उनसे निवेदन ये है कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कृपया उन सवालों को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही करण जी का वो फिनिश होता है लेक्चर, तो हम आप सबको मौका देंगे, आप अपने सवाल आराम से अपने हमारे रिसोर्स पर्सन से या विधि जी से आप पूछ सकते हैं। तो मैं अब विधि जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें और हम सबको संबोधित करें। नमस्कार सभी को, खासकर आभा जी को और करुण जी को, हम साथ जुड़े सभी बुजुर्गों को आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने, कितने प्यार से और कितना कितना कुछ मुझे आपने मतलब मान सम्मान दिया। नहीं, शायद मैं इसकी मुमकिन नहीं, पर रही हूँ आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रही हूँ कि कैसे रेलेवेंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना, जो कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। परफेक्ट और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हिस्सा है, शायद सबसे ज्यादा इग्नोर्ड हिस्सा भी है। तो अनुग्रह ने जो पहल करी है आवाज में कम आ रही है आप जी, एक से जस्ट मैं एक बार हेडफोन लगा लेती हूँ, देन आई ट्राई कि अगर हेडफोन से बेटर आ जाए। हेलो Hello. better now? Actually, I think everyone else is muted, तो मुझे आइडिया है, बट आई सपोज इट इज बेटर नाउ। तो मैं यही कह रही थी कि बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी का, आभार इतना मान देने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कोई भी वेबिनार कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड एक जो बिल्स का टॉपिक है, जैसा आपने एक्सप्लेन करा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके लॉकडाउन टाइम में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जितने आए हैं, इश्यूज आए हैं, एल्डरली अब्यूज के इश्यूज आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत ही रेलेवेंट ये हमारे लिए टॉपिक हो गया। करण जी ने पहले भी एक लेक्चर लिया था विल्स के ऊपर, तो काफी अप्रिसिएशन मिली, काफी क्वेश्चंस आए, काफी डिस्कशन हुई, तो इसलिए करण जी आज हमने आपको फिर से बुलाया है यहाँ पे, और बहुत खुशी होती है ये बताते हुए और ये जानते हुए कि ऑल ओवर इंडिया से आज हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं, कई ओल्ड एज होम्स जुड़े हैं हमारे साथ, हरियाणा, उत्तराखंड, JNK, पंजाब, महाराष्ट्र, शायद काफी स्टेट से लोग ऑल ओवर इंडिया यहाँ आए हैं, और उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ एंड वेलकम करती हूँ। आई होप आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो आज हम इस वेबिनार के माध्यम से सॉर्ट कर पाए, और ना इस वेबिनार के खत्म होने के बाद भी DLSA शादरा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कभी कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो मन में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। समय ऑलरेडी 12:20 हो चुके हैं, तो आभा जी बैक टू यू, ताकि आप वेबिनार शुरू कराएं वापस। जी जी जी। तो हम आज के रिसोर्स पर्सन सर आपकी हम नहीं पा रहे हैं। आर यू देयर? कैन वी मेक यू द प्रेजेंटर? यस करण जैन जी, यस। आपका वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं सर। Am I visible Yes, now? now, yes, you are visible Okay. now. Welcome, welcome. Sorry, sorry. Thank you. Thank you. We Thank have you. 65 people now for you, waiting to hear you. Great, great, great. We are very excited और बहुत सब लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हमें बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस आते हैं लोगों के हमारे पास, और जैसे मैम ने कहा कि कोविड टाइम्स में तो ये और ज्यादा जरूरी हो गई है। So welcome, and we request you to please start your lecture. Thank you. Thank you. Thank you so much for giving me this opportunity one more time. And special thanks to DLSA Shadra.
It is always a special moment to connect with DLS Shadra, and special thanks to all the participants also, especially the senior citizens and Anugrah NGO. Okay, so the topic of today is wills. Wills यानी वसीयत. वसीयत हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, हमेशा रहेगा. वसीयत क्या होता है? अगर हम स्टार्ट करें, वसीयत एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं. लोग समझते हैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं देखता हूँ लोग समझते हैं कि वसीयत इंपॉर्टेंट है और वसीयत करनी चाहिए, लेकिन काफी लोग कई कारणों से वसीयत नहीं करते हैं. मैंने इस पे सोचा, मैंने आइडेंटिफाई करे बेसिकली 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वसीयत लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं. जो सबसे पहला कारण सामने आता है वो है कि वसीयत की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो अभी फिट हूँ. इवन दो आई एम 60 years old, आई एम स्टिल फिट, आई डोंट फील इल. मुझे वसीयत की भी जरूरत क्या, कर दूंगा टाइम आएगा तो. अग्री, मैंने माना कि आपको जरूरत नहीं है, नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में आपको जरूरत नहीं है, बट व्हाट अबाउट अननेचुरल कॉजेज? एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिजीज आ जाए, कोई और वजह हो जाए. अब पैंडेमिक, समवन हैज स्विच्ड ऑन द स्पीकर. अब पैंडेमिक की सिचुएशन है, एवरीवन इज स्केयर्ड. आपको क्या पता क्या होने वाला है कल. एंड डेथ, मृत्यु इनएविटेबल है, सबको आनी है. इस सच्चाई को हम सबको मानना ही पड़ेगा. थैंकफुली लॉकडाउन मिला, बड़ा अच्छा समय मिला, लोग इससे परेशान हुए, बट मैंने इसका बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन करा. आई रेड गीता, उसको समझने की कोशिश करी. समझना मुश्किल, मेरे बस में नहीं है, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. उसमें एक श्लोक आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है, और जिसने जो मरा है उसका रीबर्थ, उसका दोबारा जन्म होना ही है. रीबर्थ को हम साइड में रखें, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, लेकिन प्रैक्टिकली ऑल्सो मृत्यु तो आनी ही है, और उसकी हम तैयारी करके चले तो वो सबके लिए अच्छा है. एंड विल बनाना उसी तैयारी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. सबसे पहला तो रीजन ये आता है. तो आप अपने आप को प्लीज इनविंसिबल ना समझे और विल बना ले, तैयारी करके चले. दूसरा जो रीजन कई लोगों ने मेरे एक्सपीरियंस में कई लोगों ने बताया है, वो सुपरस्टिशन सा एक फील करते हैं कि मैं विल बना लूंगा तो ऐसा तो नहीं कहीं मैं डेथ को इनवाइट कर रहा हूँ. तो ये तो एक बिल्कुल इलॉजिकल सा एक वो है, इसको आप मत देखिए, सुपरस्टिशन मत देखिए. इट इज अ पार्ट ऑफ, प्रैक्टिकली इसको देखिए, विल बना के रखिए. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लगता है, उनको लगता है मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, मेरे बच्चों में कोई झगड़ा नहीं है, बड़े संस्कारी बच्चे हैं, तो उनको विल की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपस जैसे मैं बोलूंगा वैसे डिवाइड कर लेंगे. लेकिन ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ऐसा कभी होता नहीं है. जो अच्छे हैं आपके सामने हैं, लेकिन आपके जाने के बाद क्या सिचुएशन चेंज होती है, क्या सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है, बच्चों का माइंड कैसे चेंज होता है, आप उसको जज नहीं कर सकते. एंड अगर विल होगी तो झगड़े कम होने के चांस है, विल ना हुई तो झगड़े ज्यादा होने के चांस है. तो आप ये मत सोचिए कि आप विल बनाते हैं तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं. आप विल बनाते हैं तो झगड़ा बचेगा फ्यूचर में. अगर आपने किसी एक लीगल एयर को या बेटे को बेटी को ज्यादा भी देना है, तब भी विल बनाइए, वो झगड़ा बचेगा उससे, वरना आगे जाके झगड़ते रहेंगे. और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसका सोल्यूशन आज हम कर देंगे, कि विल बनाए कैसे. एडवोकेट के पास जाना है, अभी तो कोविड है, मैं जा नहीं सकता. विल कैसे बनाए, विल क्या होता है, वो आज उसका सोल्यूशन आज कर देंगे. आज आपको विल बनाना आ जाएगा. तो फोर्थ रीजन पे तो आप जाइए मत. फर्स्ट 3 रीजन यू विल हैव टू चेंज योर माइंडसेट एंड ट्राई एंड मेक अ विल. तो मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, वो आप देखें, एंड विजुअल क्यू से ज्यादा समझ में आता है. सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन. इसमें मैं ये 7 टॉपिक कवर करूंगा. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ विल. दूसरा, व्हाट इज अ विल, विल क्या होता है. तीसरा, हु कैन एग्जीक्यूट अ विल.
कौन कौन विल कर सकता है। फोर्थ, फॉर्मेट एंड प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ विल, विल बना ली है उसको कैसे एग्जीक्यूट करे। फिफ्थ, व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन अ विल, विल में क्या क्या डाल सकता हूँ मैं, कौन सी प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, कौन सी नहीं डाल सकता। सिक्स्थ, रेवोकेशन ऑल्टरेशन ऑफ विल, अब मैंने विल बना ली है, अब मेरे को चेंज करनी है या खत्म करनी है या नई विल बनानी है, उसका क्या प्रोसेस है। और सेवंथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि विल रजिस्टर करे तो वो चैलेंज हो सकती है नहीं हो सकती, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ विल। अगेन एज आई सेड, लाइफ इज अनसर्टन एंड डेथ इज इनएविटेबल। तो विल बनानी, लाइफ की अनसर्टेनिटी की वजह से आपको विल बनानी जरूरी है। इससे होगा क्या, डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में झगड़े ना हो तो आपको विल बनानी चाहिए। टू प्रिवेंट लीगल हैसल्स टू फैमिली मेंबर्स आफ्टर योर डेथ, विल झगड़े मिटाने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट बन जाती है जो आपके परिवार वाले, आपके प्रियजन उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। किसी भी जगह अगर लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत हुई, दे कैन प्रोड्यूस द विल दैट आई एम द ओनर इन वर्च्यू ऑफ दिस, इन व्यू ऑफ दिस विल। वो विल को आप कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। देन टू फुलफिल योर डिजायर्स आफ्टर योर डेथ, आपकी अगर कोई डिजायर है, कई तरीके की डिजायर हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर को इतना पैसा दे देना, उसके बाद सारा मेरे बेटे का, या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में इतना डोनेट मैं करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना जो दाह संस्कार है वो किसी पर्टिकुलर रूप में चाहता हूँ। जो भी आपकी डिजायर है वो भी आप विल में मेंशन कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये लोग ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन अगर आपके मन में ऐसी कोई विचार है, ऐसी कोई विश है, तो आप उसको विल में मेंशन करें और वो वैसे यूज करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंस है विल की। नाउ व्हाट इज अ विल? सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है, वो विल डिफाइन करता है। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। लीगल डेक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी which he desires to be carried into effect after his death। इसका मतलब ये हुआ साफ शब्दों में कि आपकी क्या इंटेंशन है, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने डेथ के बाद कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, कैसे आप यूज करना चाहते हैं, वो होती है विल। हिंदी में हम उसको बोलते हैं वसीयत। ये जो कॉन्सेप्ट मैं विल का समझा रहा हूँ, दिस इज ओनली इन रिलेशन टू हिंदूज। इंडियन सक्सेशन एक्ट में हिंदूज, ये जो सेक्शन 2H है, दिस इज फॉर हिंदूज। मुस्लिम का अलग टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है, आई एम नॉट डीलिंग विद दैट राइट नाउ। उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से फर्क है हमसे। विल एज अ डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये उनके लिए है विल जो मैं बता रहा हूँ। नाउ ये टेक्निकल है थोड़ा सा। पार्ट 6 सेक्शन 57 to 190 डील विद टेस्टामेंट्री सक्सेशन। नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन इज डेल्ट बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो बेसिकली विल होने से प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी और विल ना होने से प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी। अगर आपने विल बनाई है तो जो आपने विल में लिखा है प्रॉपर्टी वैसे जाएगी। अगर आपने विल नहीं बनाई तब भी प्रॉपर्टी आपके लीगल एयर्स को तो जाएगी, लेकिन वो जाएगी सर्वाइवरशिप के हिसाब से। अगर आपके 2 बेटे हैं तो दोनों को इक्वली जाएगी। वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आज वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट पे मैं नहीं जाऊंगा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टेस्टामेंट्री सक्सेशन टुडे। टू पुट इट सिंपली, will or wasiyat is how you want your asset property to be distributed after your death। ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप कैसे चाहते हैं प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, that document is called a will। Now the next question comes, who can execute a will? So the first is that every person can execute a will. Hindu, Buddhist, Sikh, Jain, women, married or unmarried, deaf, dumb, blind, old, infirm, feeble, कोई भी will कर सकता है। Everyone can execute a will। The only person who cannot execute a will is someone who is mentally unsound। अगर आप डेफ, डम, ब्लाइंड है, गूंगे, बहरे, अंधे हैं, तब भी आप विल कर सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, बहुत बीमार है, चलने फिरने में सक्षम नहीं है, फिर भी आप विल कर सकते हैं। विल की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपको सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो
किस पर्पस के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हो. As long as you are capable of knowing the nature of your act, कि आप will execute कर रहे हो, then you can execute a will. दूसरी रिक्वायरमेंट है कि एडल्ट होना चाहिए. 18 साल से कम का लड़का या लड़की will execute नहीं कर सकते. You have to be an adult. And third requirement is sound mind. जो sound mind का concept है, it is a legal not a medical concept. अगर हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि नहीं आप अनसाउंड माइंड के हो, लेकिन कानून के हिसाब से आपको जिस तरह इंटरवल्स आते हैं इंसैनिटी की, बीच बीच में आपको स्किज़ोफ्रेनिया का या किसी और चीज का दौरा सा पड़ता है, लेकिन बाकी समय पे आप ठीक होते हो. तो जिस समय पे आप ठीक होते हो उस दौरान आप विल एग्जीक्यूट कर सकते हो. जिस समय पे आप ठीक नहीं होते, obviously you cannot execute a will because you are not of sound mind. So the three requirements are every person, he has to be an adult and he has to be of sound mind. और एक fourth requirement है that will has to be voluntary, जिसको मैं next slide में cover करता हूँ. Will has to be voluntary. Now how can a will be not voluntary? Voluntary का मतलब आप अपनी सहमति से will करें. वो वॉलंटरी कब नहीं है? अगर किसी ने आप पे फ्रॉड प्ले करा है. अब फ्रॉड कैसे प्ले करा है कि आपको कोई और कागज बोल के साइन करवा लिया, थी वो विल, देन इट इज अ फ्रॉड. या फिर कोर्शन, किसी ने आपको थ्रेटन करा या किसी और तरीके से कोर्स करा जिसमें आपकी सहमति उस पॉइंट पे तो बन गई लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी. बिकॉज ऑफ कोर्शन, बिकॉज ऑफ थ्रेट आपने विल एग्जीक्यूट कर दी, वो भी विल वॉइड है. या फिर इम्पॉर्चुनिटी, किसी ने आपको इतना तंग करा कि आपको उसकी बात माननी पड़ी, वो भी वॉलंटरी नहीं माना जाएगा. कोई आपको लगातार पेस्टर करे, लगातार तंग करे, तो दैट इज इम्पॉर्चुनिटी. लॉ हैज कवर्ड दैट आल्सो. तो आप जब विल बनाते हैं आपकी पूर्ण सहमति होनी चाहिए. 1% भी अगर आपकी सहमति नहीं है देन द विल इज वॉइड. वॉइड मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है. अगर उस विल के बेसिस पे किसी ने कोई बेनिफिट लिया भी है देन दैट बेनिफिट इज आल्सो वॉइड. इफ समवन गोज अहेड एंड फाइल्स अ केस तो वो बेनिफिट भी वापस हो जाएगा. विल अगर वॉलंटरी नहीं है तो वो वॉइड है. तो ये चार उसके एसेंशियल्स हो गए, एडल्ट, साउंड माइंड एंड वॉलंटरी. नाउ फॉर्मेट ऑफ विल. अब जो चौथी प्रॉब्लम आती है कि लोग विल नहीं बनाते, वो ये आती है कि विल कैसे बनाए. विल बनाना is very 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 easy. ना ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ दिख रहे हैं? सेकंड का अपना माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा. हाँ जी, थैंक यू. विल बनाना is a very easy process, a 4-step process. कोई उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ये फॉर्मेट ऑफ विल मैंने 4 बॉक्सेस में लिखा है. फर्स्ट, योरसेल्फ. फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ. ऑब्वियसली आप उसमें बताएं कि मैं मिस्टर संजय सिंह, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो. आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना पता बताएं. उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया, आप अपने नियर वंस बताएं कि मेरे फैमिली में कौन कौन है. मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है. मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरी डॉटर. अगर आप अपने सन इन लॉ का भी नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख दे, ग्रैंडसन का भी लिखना चाहते हैं, जो भी आपके नियर वंस है उन सबका नाम आप मेंशन कर दें. देन थर्ड इज यू हैव टू डिफाइन द प्रॉपर्टी. किस प्रॉपर्टी को आप विल करना चाहते हैं, दैट हैज टू बी मेंशन फॉर श्योर. अब वो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी आपकी है दैट हैज टू बी सफिशिएंटली डिफाइंड. डेफिनेशन कितनी होनी चाहिए? इतनी कि प्रॉपर्टी कल को अगर जरूरत पड़े तो आइडेंटिफाई हो सके. तो मेयरली सेइंग कि माय फ्लैट इज नॉट सफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन. आप बताएं मेरा फ्लैट इस जगह पे इतने गज का, इसका एड्रेस ये है. जितनी भी आपके पास डिटेल्स है, पर्टिकुलर्स है, आप उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करें ताकि कल को चल के उस पर कोई झगड़ा ना हो. अगर आप मिनिमम आपके पास डिटेल्स है तो मिनिमम मेंशन कर दे. अगर कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी है इन रोहिणी, तो आप मेंशन कर दे माय फ्लैट इन रोहिणी. इवन इफ यू डोंट नो द फ्लैट नंबर दैट इज आल्सो ओके.
लेकिन आपके पास रोहिणी में एक ही फ्लैट होना चाहिए। इफ यू हैव 2 फ्लैट्स इन रोहिणी और आपने मेंशन कर दिया माय फ्लैट इन रोहिणी, तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा फ्लैट। प्रॉपर्टी आपको सफिशिएंटली डिफाइन करनी है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने खुद को डिफाइन कर दिया, अपने चाहने वालों को डिफाइन कर दिया, आपने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। नाउ हाउ डू यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट? डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली योर कॉल। आप डिफाइन करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है प्रॉपर्टी। दिस इज हाउ यू मेक अ विल। व्हाट द एक्ट सेज अबाउट फॉर्मेट। तो कोई विल को बनाना कोई टेक्निकल, इट्स नॉट अ टेक्निकल जॉब। आप एक प्लेन पेपर ले, उस पे हाथ से अगर आप विल बना देते हैं, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। आपके पास टाइपराइटर है, आप टाइप कर देते हैं, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। कंप्यूटर से अगर आप प्रिंट टाइप करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। नो टेक्निकलिटी इज रिक्वायर्ड, नो एडवोकेट इज रिक्वायर्ड एज सच। सेक्शन 74 क्लियरली बोलता है नो टेक्निकल वर्डिंग्स आर रिक्वायर्ड। आप सिर्फ टॉप पे विल लिख दे, दैट इज सफिशिएंट। अगर इनफैक्ट विल भी नहीं लिखा, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। In one of the cases, the property, the document, जो डॉक्यूमेंट थी उसका नाम इन्होंने दे रखा था सेटलमेंट अग्रीमेंट, लेकिन कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करा, कोर्ट ने पढ़ा, तो कोर्ट ने बताया कि ये तो विल है, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन इंटेंशन जो ये डॉक्यूमेंट कन्वे करती है वो इसको विल बनाती है। तो विल जहां पे आपकी इंटेंशन आ गई कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और मैं देना चाहता हूं, वो विल बन गई। तो कोई टेक्निकल शब्दों की जरूरत नहीं है। Section 75 says that court can make these are all sections of the Indian Succession Act. Now Section 75 says that court can make an inquiry for determining what person or what property. जिस तरह पहले मैं बता रहा था कि प्रॉपर्टी को आप जितना सफिशिएंटली हो सके उतना डिफाइन करें। अगर डेफिनेशन में कुछ कंफ्यूजन आता है और विल कोर्ट के सामने जाती है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो जज कर सके कि कौन है जिसके फेवर में विल है या किस प्रॉपर्टी है जो विल में दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने विल में लिख दिया मैं अपना XYZ फ्लैट अपने बड़े बेटे को देता हूं, आप नाम देना भूल गए बड़े बेटे का, तो कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंच सकती है कि बड़ा बेटा तो यही है और उसी को जा रही है प्रॉपर्टी। सेक्शन 76 इसको और क्लियर करता है, वो बोलता है मिसनोमर और मिसडिस्क्रिप्शन डू नॉट इनवैलिडेट अ विल, मिस्टेक कैन बी करेक्टेड बाय देयर म्यूचुअल यूज। मिसनोमर हो गया कि आपने नाम गलत लिख दिया। इस तरह आपने बड़े बेटे का एग्जांपल ले, आपने बड़े बेटा लिख दिया लेकिन आपने नाम कुछ और लिख दिया, तो कोर्ट जो है उसके डिस्क्रिप्शन से, मिस डिस्क्रिप्शन से कोर्ट उसको आइडेंटिफाई कर सकती है कि आपने बड़ा बेटा लिख दिया, नाम गलत था, बट डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया दैट ही इज योर एल्डर सन, दैट मींस ही इज योर एल्डर सन। और सिमिलरली अगर आपने नाम सही लिख दिया लेकिन नीचे लिख दिया छोटा बेटा, तो कोर्ट उसको नाम से आइडेंटिफाई कर सकती है कि मिस्टर XYZ इज द बड़ा बेटा नॉट छोटा बेटा। तो कभी कभार जिस तरह सोचने में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो उससे विल इनवैलिडेट नहीं होगी। विल को कोर्ट इंटरप्रेट करने की पूरी पावर है। सेक्शन 77 to 190 सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे ही है। कोर्ट अगर विल कोर्ट के सामने आती है, कोर्ट उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेगी, कैसे इंटरप्रेट करेगी, दिस इज अ वेरी लार्ज टॉपिक बाय इटसेल्फ। इतने सारे सेक्शन जो है वो सिर्फ इसी को कवर करते हैं। लेकिन आज मैं जैसे आपको बताऊंगा, अगर आप सीधे शब्दों में विल बनाएं तो ये इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, झगड़ा कभी होने वाला ही नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स है इंटरप्रिटेशन के, जिस तरह अनसर्टेनिटी, परपेचुटी, ऑनरस, कंटिजेंट विल्स, अडेम्पशन एटसेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। आई विल जस्ट ब्रीफली टच अपॉन इट। अनसर्टेनिटी, अगर आपकी विल अनसर्टन है देन इट इज वॉइड। सो प्लीज डोंट मेक एन अनसर्टन विल। मतलब विल में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि मेरी ये प्रॉपर्टी या तो मेरे बेटे को जाएगी या बेटी को जाएगी, अभी अनसर्टेनिटी हो गई, विल इज वॉइड। परपेचुटी, आप विल, इसके ऊपर कुछ नियम है जो आप परपेचुटी में दे सकते हैं, लेकिन आई वुड सीरियसली नॉट एडवाइज दैट यू गिव अ प्रॉपर्टी अवे इन परपेचुटी। कि मेरे बाद, परपेचुटी का मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक प्रॉपर्टी कैसे कैसे जाएगी। आप मेरे बाद मेरी वाइफ को जाएगी, मेरी वाइफ के बाद मेरे बेटे को जाएगी, मेरे बेटे के बाद उसके बेटे को जाएगी, पोते को जाएगी। तो ये कुछ केसेस में, कुछ सर्कमस्टेंसेस में अलाउड है, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपने वाइफ को देनी है,
आप वाइफ को दे दे, बेटे को देनी है बेटे को दे दे, अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट करने का, डिस्प्यूट उस पर खड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। देन ऑनरस और कंटीजेंट विल्स। ऑनरस क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज है, आपने प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी, अब ये जो गिफ्ट हो गया, ये जो विल प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है, इट इज एन ऑनरस। ऑनरस का मतलब इस पे प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज थे। बेटा ये नहीं कह सकता कि प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज तो मेरी माँ भरेगी और मैं सिर्फ प्रॉपर्टी ले लूंगा। नो, उसको प्रॉपर्टी along with the प्रॉब्लम इन इट, along with the liability in it, उसको पूरी प्रॉपर्टी एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज है, या आपने लोन ले रखा है प्रॉपर्टी पे, तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स है जिसके फेवर में वो प्रॉपर्टी आई है, उसको वो एज इट इज लेनी पड़ेगी और उसकी सारी लाइबिलिटीज भी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। कंटीजेंट विल्स एक होती है कि आप विल पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि आप यू डू दिस एक्ट ओनली देन यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी, या फिर अगर मेरी बेटी की शादी हो गई मेरे मरने से पहले, तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी। इस टाइप की लॉ परमिट करता है कि आप कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन अगेन ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि इन्हीं बातों को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आपको पता है इंडियन लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है, वो टाइम लगाएगा, तो फिर इट इज ऑफ नो पर्पस। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधे शब्दों में स्पष्ट विल बनाए सो दैट देयर इज नो डिस्प्यूट। अडेम्पशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक प्रॉपर्टी जो है, आपने जब विल एग्जीक्यूट करी तब एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब तक आपकी मृत्यु हुई, वो विल इफेक्ट में आई, तब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अडेम्पशन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है दैट so far as that property is concerned, the will not come into effect, बाकी चीजों में वो इफेक्ट में आ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विल बनाएंगे, तो इन कॉन्सेप्ट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ अब मैंने समझा दिया कि 4 तरीके से विल बनती है। ये मॉडल स्पेसिमेन है जो एक्ट में ही दिए हुए हैं, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं या फिर आप अपना भी फॉर्मेट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी फॉर्मेट, इसीलिए मैंने इसको अपनी प्रेजेंटेशन में डाला है। सो आई एम रीडिंग दिस। सबसे पहले, दिस इज द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट मेड एट, इसमें आ जाएगी सबसे पहले सिटी जहां पे आपने एग्जीक्यूट करी है, मेड एट दिल्ली ऑन दिस डैश डे ऑफ 2020। डैश डे में डे का जो इस तरह आज 25 तारीख है, 25 तारीख आ जाएगी, महीना आ जाएगा और 2020 में साल आ जाएगा। बाय, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, बाय मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। तो ये जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी अपने आप को डिफाइन करना, वो फुलफिल हो जाती है यहाँ से। सेकेंडली, अब आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो सेकंड पैराग्राफ में, whereas the testator is the sole owner, is the sole lawful owner, lessee, allottee and in possession of property number mentioning the details of the property allotted by the dash। ये allotted जिस तरह डीडीए का फ्लैट होता है या किसी और अथॉरिटी का फ्लैट होता है, वो है। अगर आपके में ये अप्लाई नहीं करता, यू कैन ओमिट इट। हैविंग कवर्ड एरिया, उसका एरिया आप मेंशन करें, अगर आपके पास एरिया नहीं है तो छोड़ दे। अप्रोक्सीमेट, कंप्राइजिंग ऑफ, इसमें डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन आ गई कि जिस तरह मकान है तो कितने कमरों का मकान है, किचन कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, बेसमेंट है या नहीं है। फिर आगे इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है, विद पार्किंग स्पेस, मेंशन द डिटेल्स ऑफ द स्पेस। आज की डेट में क्या होता है, एक आपने बिल्डर से फ्लैट लिया एंड पार्किंग आपने सेपरेटली परचेज करी है, तो उस पार्किंग को भूलना मत, बिकॉज पार्किंग मकान के साथ है, लेकिन इट हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड, अदरवाइज मकान तो चले जाएगा एक बेटे के पास और पार्किंग आ जाएगी सबके पास। तो जो भी मकान के साथ बेनिफिट्स है लाइक पार्किंग स्पेस, यू शुड मेंशन इट। जितना भी आपके पास इनमें से डिटेल्स है वो मेंशन कर दो, जो डिटेल्स नहीं है वो छोड़ दो। With parking space, mention the details of space in the parking lot allotted by the local authority, name designation of local authority with leasehold rights of the land under the said property। तो लोकल अथॉरिटी वगैरह अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मेंशन ना करें। दिस इज ओनली अ सैंपल फॉर्मेट, ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं। इसमें अब एक प्रॉपर्टी लिखी है, आपकी जो भी अलग प्रॉपर्टी है वो सारी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज, आपके बैंक अकाउंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज हो गई गोल्ड, ज्वेलरी, वॉचेस, यूटेंसिल्स। इसके अलावा आपकी और प्रॉपर्टीज लाइक शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स,
या फिर इनफैक्ट सो मच सो लीज होल्ड टेनेंसी राइट्स, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में किराएदार है तो आपके पास टेनेंसी राइट्स है, वो भी आप विल कर सकते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा इसमें टेनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सारी सेकंड पैराग्राफ में आप सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करें। थर्ड पैराग्राफ में whereas the testator out of his free will makes this final will that after his death all his rights in the said property and the land shall go to Shri so and so, name of the person in whose favor the property is bequeathed, who shall be entitled to own and possess the same absolutely। यहाँ पे इन्होंने सीधा बंदा भी डिफाइन कर दिया कि किसको आप दे रहे हैं और किस मैनर में आप दे रहे हैं, वो भी डिफाइन हो गया। लेकिन अगर आपके पास फैमिली, यहाँ पे तो एक लड़का है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एंड वाइफ है, तो आप सबको मेंशन करें कि ये मेरे परिवार वाले हैं। एंड फोर्थ पैराग्राफ में फिर आप बताइए कि किसको मैं क्या क्या दे रहा हूं। तो इन्होंने थर्ड पैराग्राफ जो था वो ओमिट कर दिया। बिकॉज ओमिट इसलिए कर दिया क्योंकि विल का कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप मेंशन कर दे तो अच्छा रहेगा। देन the testator declares that this is his last will in respect of the said property executed by his own free will without any शकुन जी ये annotation request भेजना बंद करें प्लीज। The testator declares that this is his last will in respect of the said property executed by his own free will with शकुन जी प्लीज ये एनोटेशन रिक्वेस्ट भेजना बंद करें। The testator declares that this is his last will in respect of the said property executed by his own free will without any compulsion, coercion, fraud, undue influence or allurement from anyone। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख दें, नहीं लिखते हैं तब भी विल इनवैलिडेट नहीं होगी। अगर आप विल ये इंग्लिश में, अगर आप हिंदी में भी बनाते हैं तब भी विल वैलिड है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि विल इंग्लिश में ही होनी चाहिए। इनफैक्ट उर्दू में बनाते हैं या अपनी किसी रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं, वो भी विल पूरी वैलिड है। अगर वो दिल्ली कोर्ट्स में भी आती है तो उसकी ट्रांसलेशन लग जाती है। आप अपनी कंफर्ट की जो भी लैंग्वेज है उसमें विल बनाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन फॉर्मेट में तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी मेंशन कर दे और किसको दे रहे हैं वो मेंशन कर दे, अपने आप को डिफाइन कर दे। अगर ये 3 चीजें हैं तो विल आपकी परफेक्टली वैलिड है, अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई है तो। एग्जीक्यूशन का तरीका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नाउ in witness whereof the testator has executed this will on the day, month and year above mentioned in presence of the following witnesses who have attested this will in the presence of the testator। ये भी एक टेक्निकल पैराग्राफ है, अगर आप एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने विटनेसेस के सामने ये विल पे साइन करा है और विटनेसेस ने आपके सामने साइन करा है, जो एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। नीचे 2 विटनेसेस है, टेस्टेटर राइट साइड पे आपका नाम है टेस्टेटर, इसके ऊपर आप साइन करेंगे। विटनेसेस नीचे 1 and 2, इस पे 2 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, वो साइन करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज, ये एक और सैंपल है जो एक्ट में ही दिया है। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप पढ़ना चाहे, दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो नोटेबल है, राइट साइड पे आप देखेंगे तो 3 विटनेसेस है, तो मिनिमम 2 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसका कोई बार नहीं है, लेकिन 2 आपको चाहिए। नाउ लेट्स कम स्ट्रेट अवे टू द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है विल का, सेक्शन 63 डिफाइन करता है। प्रोसेस छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो विल आपकी वैलिड नहीं होती है। सबसे पहले तो विल डॉक्यूमेंट। विल डॉक्यूमेंट क्या हुई, जो भी आपके पास पेपर है, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे टाइप्ड हो, चाहे हैंड रिटन हो, जिस पे आपने विल लिखी है। सेकंड, टेस्टेटर शैल अफिक्स हिज सिग्नेचर्स इन प्रेजेंस ऑफ 2 or more विटनेसेस। तो प्रोसेस क्या है, आप वो डॉक्यूमेंट लेंगे, आप 2 विटनेसेस को बुलाएंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 विटनेसेस को आप बुलाएंगे। उन विटनेसेस के सामने जहां पे नीचे टेस्टेटर लिखा हुआ है वहां पे आप साइन करेंगे। अगर विल में 1 से ज्यादा पेजेस है तो आप हर पेज पे बॉटम पे साइन करेंगे। उसके आपके साइन करने के बाद जो दोनों विटनेसेस हैं वो नीचे विटनेस वाली स्पेस पे साइन करेंगे।
और अगर एक से ज्यादा पेजेस है तो हर पेज पे विटनेस से साइन करा ले। जब वो आपने साइन करा, आपके सामने विटनेसेस ने साइन करा, तो विल जो है वो आपकी ड्यूली एग्जीक्यूट हो चुकी है। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटनेस आप ऐसा ना करें कि विल मैंने साइन करा के रख ली, साइन करके रख ली और विटनेसेस से बाद में साइन करा लिया। दैट इज एन इम्प्रॉपर वे, दैट मेक्स द विल इनवैलिड। अगर ऐसे विल एग्जीक्यूट हुई है और कल को कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि विल ऐसे प्रूव हुई थी, मान लो किसी विटनेस ने आके बोल दिया कोर्ट में कि मैंने तो जी बाद में साइन करा था, तो विल जो है आपकी इनवैलिड हो गई। इसलिए विटनेसेस से आप रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मेरे घर पे आए, दोनों साथ बैठे और उनके सामने आप साइन करें, उनको अपने सामने साइन करवाएं। जब ये विल आपकी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई तो इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में ये विल 100% प्रॉपर है। अब आप इसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं, विल का पूरा इफेक्ट रहेगा। जो आपने विल में लिखा है आपकी प्रॉपर्टी वैसे ही ट्रांसफर होगी। रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए ना करानी चाहिए वो आगे बताते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन अ विल। पहले मैं कवर कर चुका हूँ, प्रॉपर्टी जो है लॉ डिफाइन नहीं करता कि प्रॉपर्टी क्या है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो भी आपकी नजर में प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी। इमूवेबल हो, इमूवेबल का मतलब जमीन, फ्लैट, मकान, वो इमूवेबल हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है, जैसा नाम बताता है, आपकी वॉचेस, आपके कपड़े, आपका ज्वेलरी, आपके यूटेंसिल्स, एनीथिंग दैट इज मूवेबल। टैंजिबल, इंटैंजिबल, टैंजिबल जिसको आप देख सकते हैं, इनटैंजिबल जिसको आप नहीं देख सकते, लाइक ट्रेडमार्क, आपकी कंपनी, कंपनी की गुडविल, ये सारी चीजें हो गई इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। राइट और इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है, मान लो आपका 100% ओनरशिप नहीं है, जस्ट लाइक टेनेंसी, आपका टेनेंसी इंटरेस्ट है या आपका टेनेंसी राइट है, वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली एनीथिंग विच यू फील हैज वैल्यू कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ विल। अगर कंफ्यूजन हो कि ये चीज ट्रांसफर हो सकती है नहीं हो सकती है, तब भी आप उसको मेंशन कर दे। सिर्फ उस कंफ्यूजन को लेके विल बनाना ना छोड़े, उसको मेंशन कर दे। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होगी तो विल सिर्फ उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में इनवैलिड होगी, बाकी चीजें के लिए वैलिड होगी। तो कोई कंफ्यूजन ना रखे, जो भी आपको लगता है कि वैल्यूबल है आप उसको विल में मेंशन कर दे। एनीथिंग which has value is property and can be mentioned in the will. अच्छा, एक विल में एक होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो बंदा है जिसके फेवर में आप विल कर रहे हैं, जिसको आप विल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ये जो बेनिफिशियरी है ये विटनेस नहीं हो सकता। विटनेस आपका होना चाहिए कोई थर्ड पर्सन जिसके फेवर में आप बेनिफिट नहीं दे रहे हैं विल में। वो चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, रैंडम स्ट्रेंजर हो तो भी चलेगा, बट ही कैन नॉट बी अ बेनिफिशियरी। अगर बेनिफिशियरी को आप विटनेस बनाते हैं तो बेनिफिशियरी का जो राइट है विल के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो आप बेनिफिशियरी को विटनेस ना बनाएं, किसी और किसको विटनेस बनाएं। कोशिश करें कि वो ऐसा बंदा हो जो यंग हो या फिर हेल्दी हो, बिकॉज विल नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट टुडे। आज झगड़ा होने वाला नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद झगड़ा हो, 10 साल बाद झगड़ा हो। तब कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि वो लड़का अगर यंग होगा तो वो उस समय पे जब झगड़ा होगा तब वो कोर्ट के सामने आने की स्थिति में होगा। तो ट्राई करें कि वो आपसे थोड़ा सा छोटा हो उम्र में जिसको आप विटनेस बनाते हैं। नेक्स्ट इज रेवोकेशन, ऑल्टरेशन और रिवाइवल। तो एक बड़ा सा कॉमन क्वेश्चन आता है कि विल मैंने बना दी, मैं चेंज करना चाहता हूँ, कैसे चेंज करें। लॉ प्रोवाइड करता है कि आप उसको रिवोक भी कर सकते हैं। रिवोक का मतलब खारिज, आप वापस ले सकते हैं। आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं और आप एक विल आपने खत्म कर दिया आप उसको रिवाइव भी कर सकते हैं। तीनों का प्रोसेस मिलता जुलता है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, अगर आप विल को रिवोक करना चाहते हैं तो आप नई विल बना दे। अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप नई विल बना दे। अगर एक विल आप खारिज कर चुके हैं आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं, आप नई विल बना दे। तो तीनों का आंसर सबसे इजीएस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक नई विल बना दे। जो आपकी लेटेस्ट विल होती है वो आपकी पुरानी विल पे ओवरराइड करती है। आपकी जो लेटेस्ट विल होगी
ओनली दैट विल बी टेकन इनटू अकाउंट, और पुरानी विल सारी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो अगर विल में आपने कुछ ऑल्टर करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो आप पुरानी को ऑल्टर ना करें, आप एक नई विल बना दें। हो सके तो आप उसमें मेंशन कर दें कि मैंने पुरानी विल बनाई थी जिसको मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, या फिर आप एक अगर सिंपल स्टेटमेंट दे दें कि मैं अपनी पुरानी सारी विल खारिज करता हूँ और ये नई विल वैलिड है आज की डेट में, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। अगर आप नहीं मेंशन करते, इवन देन इट इज सफिशिएंट इफ इट इज प्रूव्ड दैट द विल वाज एग्जीक्यूटेड लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम। जो लेटेस्ट विल होगी उसी की वैल्यू है, बाकी सारी पुरानी विल्स अपने आप खत्म। मान लो आपने एक पुरानी विल रजिस्टर करा रखी है, आज के टाइम में आप विल को चेंज करना चाहते हो, और बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आप इसको रजिस्टर नहीं करा सकते, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप एक नई विल बना दे, पुरानी वाली चाहे रजिस्टर्ड थी चाहे अनरजिस्टर्ड थी, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। दिस द प्रोसेस ऑफ रेवोकेशन। अगर आप फॉर एनी रीजन आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं और नई विल नहीं बनाना चाहते, तो ऑल्ट्रेशन परमिटेड है, बट ऑल्ट्रेशन ऑल्सो हैज टू बी अटेस्टेड बाय द विटनेसेस। दो विटनेस आप बुलाएंगे, उसको ऑल्टर करेंगे, आप साइन करेंगे ऑल्ट्रेशन के आगे, उसके आगे विटनेसेस साइन करेंगे। सिमिलरली विद रेवोकेशन, अगर आप एक रेवोकेशन डीड बना देते हैं कि मैंने एक विल बनाई थी, और कोई मान लीजिए एडवोकेट आपको एडवाइस करता है कि एक रेवोकेशन डीड बना दो, जो रेवोकेशन डीड है वो भी जैसे पहले विल अटेस्ट हुई थी दो विटनेसेस के सामने, वैसे ही अटेस्ट होगी। और रिवाइवल का कोई प्रोसेस नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिवाइवल डीड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। रिवाइवल का तरीका एक ही है कि आप एक नई विल बना दे, या रिवाइव करना चाहते हो सेम विल दोबारा बना दे, दैट विल इज ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड। लेकिन द इजीएस्ट वे अगेन आई वुड से इज टू मेक अ फ्रेश विल। आप किसी भी समय पे किसी भी स्थिति में आप फ्रेश विल बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल। नाउ विल की रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है? दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जरूरी है या नहीं है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज कि एडवाइजेबल है या नहीं है। तो कंपलसरी तो नहीं है, सेक्शन 17 एंड 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको ऑप्शनल बनाते हैं। 17 वो डॉक्यूमेंट्स बताता है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, 18 वो बताता है डॉक्यूमेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। विल जो है सेक्शन 18 में कवर होती है, तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप कराए चाहे ना कराए। एडवाइजेबल है या नहीं है? एडवाइजेबल बिल्कुल है, क्योंकि विल अगर आप रजिस्टर करते हैं देन इट बिकम्स अ मोर स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार, क्योंकि विल जब चैलेंज होती है तो दो तीन ग्राउंड्स पे चैलेंज होती है। सबसे पहले तो कि आपकी मेंटल स्थिति नहीं थी विल बनाने की, या फिर आपको किसी ने प्रेशराइज करा था, या फिर जो सबसे कॉमन ग्राउंड होता है कि ये तो सिग्नेचर्स फोर्ज है जी, ये सिग्नेचर्स तो उन्होंने करे ही नहीं है, तो किसी और ने करे हैं। अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है तो ये तीनों ग्राउंड्स वीक हो जाते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रार के सामने आप गए थे, रजिस्ट्रार के सामने आपने साइन करे है, रजिस्ट्रार आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, फिंगरप्रिंट्स लेता है, सब कुछ करता है। तो अगर आप रजिस्ट्रार के सामने गए हो, दैट मीन्स इट वाज वैलिडली एग्जीक्यूटेड बाय यू। एंड ऑल्सो दो चीजें और, एक तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है, इसकी कॉपी कोई भी ले सकता है, यू कैन टेक अ सर्टिफाइड कॉपी ऑल्सो। आपकी डेथ के बाद जब ये विल एक्टिव हो जाती है, तो जो बेनिफिशियरी है, अगर मान लीजिए ओरिजिनल कॉपी उससे खो जाती है, तो वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी तो वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता है, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नरेश जी प्लीज म्यूट करें। थर्डली, जो रजिस्ट्रार है जिसके सामने ये विल एग्जीक्यूट हुई है, ही ऑल्सो बिकम्स अ विटनेस। तो कोर्ट में अगर ये चैलेंज होती है विल किसी भी स्टेज पे, तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस से विटनेस बुलाते हैं और वो आके बोलता है कि जी हाँ, ये विल हमारे सामने या फिर इस ऑफिस में इस समय पे एग्जीक्यूट हुई थी। एंड कोर्ट्स उसको बहुत स्ट्रांगली लेती है, कोर्ट बोलती है कि यस, अगर रजिस्टर हुई थी विटनेस रजिस्ट्रार के आगे, देन इट इज अ वैलिड विल। अगर इसको डिस्प्रूव करना है तो बहुत ही स्ट्रांग केस बनाना पड़ता है, विच इज वेरी अनलाइकली। तो रजिस्ट्रेशन एडवाइजेबल है लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप विल आज एग्जीक्यूट करें, आप इसको जब भी अगर सिचुएशन ठीक होती है बाद में रजिस्टर करा ले। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब रजिस्टर करानी है, कैसे रजिस्टर करानी है। बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स का टाइम होता है, बट विल के केस में वो इन्होंने
क्लॉज हटा दिया है, विल कभी भी रजिस्टर हो सकती है। यू कैन इवन रजिस्टर इट आफ्टर 2 months 3 months, जब भी सिचुएशन नॉर्मल और विल रजिस्टर करा ले। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो समझते हैं आगे। ओह दिस इज कमिंग। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा उल्टा आ रहा है, मैं पीपीटी शेयर करूँगा उसमें प्रॉपर आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, उसके बाद आप रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार ऑफिस ढूंढेंगे कि कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है। अब विल कहाँ पे रजिस्टर हो सकती है? किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के आगे विल रजिस्टर हो सकती है, जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे, जहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करी है वहां पे, या फिर किसी भी और सब रजिस्ट्रार के आगे। आप आज मान लीजिए किसी और स्टेट में हैं, आप वहां पे भी जाके विल रजिस्टर करा सकते हैं, देयर इज नो बार टू दैट। लेकिन आमतौर पे जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे विल एग्जीक्यूट होती है, वहीं पे कराई जाती है। व्हेन विल कभी भी रजिस्टर हो सकती है, एज ए सेड। प्रोसेस क्या है? लिंक्स इसमें है, अगर क्लिकेबल लिंक्स है। आप सब रजिस्ट्रार ढूंढेंगे, वहां पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। ऑनलाइन एक फीस पे होती है 600 रुपीज की। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जाइए, आपकी वो रजिस्टर हो जाएगी एंड बाद में आप उसकी कॉपी कलेक्ट करेंगे। दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये है कि आप इफ यू विल गो थ्रू एन एडवोकेट इट विल बी इजियर फॉर यू। तो आप विल को रजिस्टर कराए, अभी ना कराए, जब जरूरत हो तब कराए, जब समय ठीक हो तब कराए। लेकिन आप विल आज की डेट में एग्जीक्यूट करा दे। आप विल को नोटराइज भी करा सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन आज नहीं करा पा रहे हैं लेकिन आप नोटराइज करवा पा रहे हैं तो आप विल को नोटराइज करवा ले। नोटराइज ऑल्सो बिकम्स समवॉट ऑफ अ प्रूफ कि हाँ जी विल एग्जीक्यूट हुई थी। अगर आपको लगता है कि परिवार में झगड़े होने के चांसेस है तो आप उसको जरूर नोटराइज करा ले। कोई एडिशनल प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग या पिक्चर आप उसको कर ले। विल जिस बेनिफिशियरी को आप देना चाहते हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी कोशिश करके आप उस बेनिफिशियरी को दे दें, ताकि वो विल मिसप्लेस ना हो एंड व्हेन ही नीड्स इट द मोस्ट ही हैज द ओरिजिनल कॉपी। क्योंकि विल ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, उसके आपने फोटो कॉपी से उसकी वैल्यू बहुत वीक हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द विल्स। तो ये है, अगर किसी को इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन। हेलो 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 अरे वो कोई बात कर रही है। हेलो 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 सर, ऐसे बना सकते हैं क्या ये वो कि पूछ रही है। जब आफ्टर माय डेथ एवरीथिंग शुड गो टू माय स्पाउस एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माय स्पाउस तो सब मेरे बच्चे को मिल जाना चाहिए, ऐसे बना सकते हैं क्या विल? कहती है कि नहीं बात होती। हाँ तो जब बोला है तब ना करण आई तो होप बोलते हैं यू पहले हैव हम दिखा एक देते हैं। मिनट आप लोग क्वेश्चन। अपना माइक्स प्लीज अभी जरा म्यूटेड रखिए, एक एक करके हम आप सबको टाइम देंगे प्लीज। आभा ऐसे जी मैं इसलिए कहती एक साथ थी कि पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आभा जी आप टेक ओवर करें, वन बाय वन प्लीज पूछे क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन वही कि सब लोग इकट्ठे पूछ रहे हैं। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडमिन से प्लीज जरा सबके माइक से एक बार म्यूट कर दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि या तो आप अपना पहले अगर एक व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं तो बाकी सबको सुनाई दे रही होगी आवाज, तो प्लीज अपनी टर्न का वेट कर लीजिए। हम यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपके नाम, तो फिर हम आपको नाम से इनवाइट कर लेंगे। आप अपना ऐसे करके हाथ भी उठा सकते हैं या अपना क्वेश्चन आप टाइप भी कर सकते हैं। तो पहले मेरे को यहाँ जो नाम दिखाई दे रहा था वो माधुरी जी का दे रहा था, महाराष्ट्र से। तो क्या माधुरी जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि यदि आप मुझे ऐसा बिल बना सकती हूँ क्या मैं कि मेरे पश्चात मेरी सब प्रॉपर्टी पहले मेरे हस्बैंड को जाए और उनके पश्चात वो प्रॉपर्टी मेरे लड़के को जाए, और यदि हम दोनों वो भी ऐसा ही बिल बनाएंगे मेरे हस्बैंड भी कि मेरे पश्चात मेरी सब प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को जाए और वाइफ के पश्चात मेरे लड़के को जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों साथ में प्रवास करते हैं तो दोनों साथ में जा सकते हैं,
कभी उनको वाइफ को या हस्बैंड को विल बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, 8-10 दिन के गैप से जाते हैं, तब मेंटल स्थिति इतनी अच्छी रहती है, तो ऐसा बना सकते हैं क्या? और ये वो अलग अलग विल बनाएंगे या जॉइंट बनाएंगे? थैंक यू। जी, इसमें एक्चुअली 2-3 चीज़ें क्लब्ड है। आपकी इंटेंशन ये है कि आप अपने हस्बैंड को देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी डेथ आपसे पहले हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि बच्चे को जाए। अलाउड है ऐसा करना। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे बाद मेरे हस्बैंड को जाएगी, हस्बैंड के बाद बेटे को जाएगी, लेकिन उससे विल कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कुछ रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो आ जाते हैं। तो ऐसा ना करें। इंस्टेड इसका सॉल्यूशन ये है, आप ये बोलें कि मेरे हस्बैंड को जाएगी, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड की डेथ मुझसे पहले हो जाती है, तो मेरे बेटे को जाएगी। तो आप प्रॉपर्टी कंक्लूसिवली अपने हस्बैंड को दें, लेकिन अगर उनकी डेथ आपसे पहले हो जाती है, तो अपने बेटे को दे दें। सिमिलरली आपके हस्बैंड आपके फेवर में ऐसा कर सकते हैं। नहीं, यदि मेरी डेथ, उनकी डेथ मेरे पहले हो गई तो मैं दूसरा विल बना सकती हूँ, लेकिन जी, अब जब प्रॉपर्टी हस्बैंड को मिल गई तो वो और जी। किसी को ना दे, इसके लिए उनके पश्चात मेरे बेटे को मिल जाना चाहिए। इससे ऐसे बना सकती हूँ क्या? बना सकते हैं, अलाउड है, लेकिन हाँ, इससे कॉम्प्लिकेट हो जाती है थोड़ी सी। ओके, थैंक यू उसके लिए सर। बेटे की एज वगैरह देखनी पड़ती है। ओके, थैंक यू सर। ओके। करंटली इनका एक क्वेश्चन जॉइंट विल के यस, रिगार्डिंग था, तो जी, प्लीज कर दीजिए, whether will can be made jointly by husband and wife. जॉइंट विल एक्चुअली कोई एक्सप्रेस बार तो नहीं है कि जॉइंट विल नहीं हो सकती, लेकिन आप अगर सेपरेट बनाए, बिकॉज कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है कि जॉइंट विल हो सकती है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट विल ही बननी चाहिए। अश्विनी कुमार सागर जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। यस सर, ये जॉइंट विल के ही संबंध में मेरा सवाल है। अगर हमारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे वाइफ के जॉइंट नेम में है, तो क्या हमें जॉइंट विल ही बनानी पड़ेगी? नहीं, तब भी आप इंडिविजुअल विल बनाएं। आपकी विल होगी विद रिस्पेक्ट टू 50% ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड आपकी वाइफ की विल होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर 50% ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, तो उसमें आप बस लिख दे, आई एम द ओनर ऑफ 50% शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। ओके। एंड अदर स्मॉल क्वेश्चन, ये आपने जो रिलीजन के बेसिस पे बोला था, इसमें क्रिश्चियंस भी अलाउड हैं क्या? Oh no, no. This is only in relation to Hindus. हिंदूज एंड जी, क्रिश्चियंस भी नहीं है? नहीं, नहीं। ओके, थैंक यू। हेलो, मैं सुनीता शर्मा कुछ बोलना चाह रही हूँ। सुनीता शर्मा जी बोलिए। सुनीता जी बोलिए। Madam, give me the turn to speak. I want to speak. हाँ, सुरेंद्र शर्मा जी आप बोलिए। शायद सुनीता जी का कनेक्शन टूट गया है। आप बोलिए सुरेंद्र शर्मा जी। Yes, I want to ask. Suppose in case of my bank account or my fixed deposit, I want to make a will regarding my movable immovable property. Movable immovable property में मैंने will जो किया है वो अलग है, और मेरा नॉमिनेशन जो फिक्स डिपॉजिट में दिया है वो अलग है। कौन सा प्रिवेल करेगा? Will. Suppose I have given nomination in my fixed deposit to my daughter. That is okay. Whether that will prevail और मेरा will में जो लिखा हुआ है वो prevail करेगा? देखिए, दो अलग चीजें हैं। नॉमिनेशन जो होती है ना, वो बैंक के पर्पस के लिए होती है, उससे प्रॉपर्टी में कोई राइट अक्रू नहीं होता। वो बैंक जिसको आपने नॉमिनी बनाया है वो उसके फेवर में दे देगा। लेकिन विल से आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आपने बेटी को नॉमिनी बना रखा है, लेकिन विल में आप बोलते हैं ऑल द कैश इन दिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट शैल गो टू माय सन। तो जो लीगल एंटाइटलमेंट है वो बेटे की हो जाएगी, लेकिन नॉमिनी होने की वजह से हो सकता है बैंक इनके फेवर में ट्रांसफर कर दे बेटी के फेवर में। इसीलिए पूछ रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो लीगल एंटाइटलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द विल। ओके, थैंक यू। हेलो सर, मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? हेलो हेलो, हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं?
बताइए प्लीज, फिर क्वेश्चन पूछिए। सुनीता जी पूछना चाह रही है क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी पूछिए मैडम, नाम बताइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा हर चीज जॉइंट है, तो हम एक ही विल करना चाहते हैं। एक विल ना करे, पहले मैं आंसर कर चुका हूँ। आप सेपरेट विल कितना तो बोल चुका है, एक ना करो। हेलो जी। हाँ जी, मैं सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा जैसे हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो हम इसके लिए कहाँ पर हमें कहीं से हेल्प मिल सकती है कि किसी वकील की, एडवोकेट की विल करने के लिए? आप किसी एडवोकेट को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। अच्छा, नहीं जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में है, तो वहां पर कोर्ट में जाकर के भी वहां पर आपका, जैसे यहाँ स्वाभिमान से एक बार मैं आई थी, तो उन्होंने बोला था कमरा नंबर 202 में बैठते हैं कि 203 में, तो वो कहाँ से कंफर्म होगा कि वहां पर से नहीं हमको ये सब रजिस्टर, ये कोर्ट में कोई इसका रिलेशन नहीं है, सब रजिस्ट्रार के आगे रजिस्टर होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, किसी को भी हायर कर सकते हैं। जी जी। हेलो जैन साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछिए कमल जी, पूछिए क्वेश्चन। हाँ जी, श्योर, थैंक्स। जैन साहब, आपने बोला कि आप विल कभी भी बना सकते हैं, बट आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी, सुन रहा हूँ मैं। आपने ऐसा बोला कि बिल आप कभी भी बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट बाउंड फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन 2, 4, 6 महीने के बाद भी करा सकते हैं, दैट इज ओके। बट उसमें जितने विटनेस हमें एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल, जो भी विटनेस आएगा, उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस। जी जी, वही प्रोड्यूस होंगे, चेंज नहीं कर सकते आप। जी, अदरवाइज विटनेस विल चेंज कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। हाँ, मुझे पूछने का है, मैं पूछ मैं पूछ सकती हूँ क्या? फिटनेस के तौर पे डॉक्टर लेना जरूरी है क्या? और यदि हमने एक बेनिफिशियरीज को दिया प्रॉपर्टी का, और वो हमसे ही पहले उसकी हुई डेथ, और हम उस समय बूढ़े हो गए, उसे चेंज करने में भी दिक्कत आ सकती है, समझो, तो इस समय क्या करेंगे? देखिए, पहला तो आपने शायद ये पूछा है कि डॉक्टर का होना जरूरी है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डॉक्टर का होना जरूरी है। ये जो कॉन्सेप्ट शायद आपके दिमाग में आया, वो इसलिए आया कि कभी कभार लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि इस पे आप एज विटनेस साइन कर दो। अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डॉक्टर का होना जरूरी है। दिस आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आपने कहा कि अगर बेनिफिशियरी की डेथ आपसे पहले हो जाती है, तो अगर एक ही बेनिफिशियरी है, उसकी डेथ आपसे पहले हो जाती है, तो विल आपकी इनवैलिड हो गई। अगर दो बेनिफिशियरी है, उसमें से एक की डेथ हो जाती है, तो दूसरे को मिल जाएगा। जो पहले वाला है वो सर्वाइवरशिप से डिवॉल्व हो जाएगा, मतलब वो जो जिस बेनिफिशियरी की डेथ हो गई है, उसके शेयर में जो आपने प्रॉपर्टी डाली है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी सारे लीगल ईयर्स में। और सोल्यूशन इसका ये है कि अगर आपको पता चल जाता है कि बेनिफिशियरी की डेथ हो गई है, तो आप एक और नई विल एग्जीक्यूट करें। और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में? फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट का डिपॉजिट अकाउंट नंबर बदलता है, पैसा या कुछ भी, तो समझो। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट का नंबर में, अगर आप चेंज करते रहते हैं, तो आप मेंशन ना करें कि मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, आप लिख दें ऑल माय फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लेकिन अगर आपने अलग अलग फिक्स्ड डिपॉजिट डिवाइड करने हैं, तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। जितनी बार चेंज होगा उतनी बार आपको नई बिल बनानी पड़ेगी। थैंक यू। हेलो हेलो, मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी सेठी जी पूछिए, केएल सेठी जी पूछिए क्वेश्चन। सर मैंने पूछना है, बिल जो है आफ्टर डेथ रजिस्टर हो सकती है और उसकी सेम वैल्यू है? देखिए, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन में दिस इज अ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। इस पे जजमेंट्स है कुछ, कई लोग डेथ के बाद भी रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड गो टू, बिकॉज उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। डेथ के बाद अगर रजिस्टर करवा भी ली, तो उसकी वैल्यू क्या है? तो नहीं, मतलब नहीं हो सकती।
जो दो death- देयर आर सम जजमेंट्स, लेकिन हाँ। मेरी ओपिनियन में नहीं हो सकती। सर जो डेथ से पहले रजिस्टर्ड है वो वैल्यूएबल है? बिल्कुल वैल्यूएबल है। डेथ उससे से पहले जो रजिस्टर्ड है वो डेथ के पहले- बाद इफेक्ट में आ जाती है। डेथ आ जाएगी, तो जो डेथ जी। के बाद रजिस्टर्ड हुई है उसकी वैल्यू नहीं है? नहीं हुआ आप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो विल्स हैं, दोनों में दोनों में जो लेटेस्ट विल होगी ना वो विल इफेक्ट में आएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे बाद में रजिस्टर्ड हो, चाहे पहले रजिस्टर्ड हो। फिर ये एविडेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि विल बाद में कौन सी एग्जीक्यूट हुई है। थैंक यू। कोई और सवाल है पार्टिसिपेंट्स के? मंजू जी पूछना चाहती है, शुभांगी जी। आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? आभा जी अगर कोई टाइप क्वेश्चन है, कनेक्शन की कुछ दिक्कत आ रही है मेरे इधर से ना विधि जी, कुछ एक्चुअली बीच में वाईफाई रुक गया था ना, इसीलिए मुझे रिकनेक्ट करना पड़ा। तो अभी दो लोगों का मैं देख रही हूँ, मिस्टर राघवन। अभी एक एक करके पूछिए। राघवन साहब आप पूछिए, क्या पूछना है? हेलो, हाँ जी पूछिए। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि ये ना ये किसी की हेल्प लेने के लिए कोई मेरे को मतलब बता सकते हैं गाइडलाइंस? का सवाल साफ नहीं है मैडम, दोबारा पूछिए प्लीज। टू हियर हर। मंजू गेरा जी आप दोबारा पूछिए, आपका सवाल साफ नहीं आ पाया था। हेलो, पूछिए मैडम, आप पूछिए, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि है ना बिल बनाने के लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो मिल सकती है? विधि मैम क्या हम डीएलएफ शाखा के नंबर दे सकते हैं कहीं पे किसी कांटेक्ट पर्सन के? अवेलेबल है मंजू जी, बट देन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी इनकम अप टू ₹2 lakhs है, उनको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। दे कैन कम टू आवर ऑफिस। आप एक बार विजिट करें, अपना इनकम प्रूफ वगैरह लेकर, ना भी आए पहले आप सिर्फ कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल कर लीजिए। नहीं तो 1516 हमारा निशुल्क नंबर है, जो अभी चैट बॉक्स में लिख भी दिए गए हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, उन पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जहां तक पॉसिबल होगा हम फ्री लीगल एड दिलवाएंगे। अगर आप एंटाइटलमेंट में नहीं आते हैं तो देन फिर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, आपको प्राइवेट काउंसिल करने पड़ेंगे। पर एक बार आप हमारे ऑफिस जरूर आए, जो भी पॉसिबल होगा हम करेंगे आपके लिए। नहीं तो मैं अपना नंबर या आप लोगों का नंबर कैसे ले सकती हूँ कि आपसे बात करूँ? चैट बॉक्स में लिख दिए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, आप देख लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर दे अगर कर सकें तो, क्योंकि काफी लोग ना मैडम चैट आ नहीं पाते हैं। अच्छा, 1516 हमारा निशुल्क नंबर है, फ्री टोल फ्री नंबर है, किसी भी फोन से आप कॉल कर सकते हैं। 1516 1516, मैं रिपीट कर रही हूँ 1516। तो ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है, एडवाइस लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इस पे। 1516 सभी लोग नोट कर ले। 1516। हाँ जी 1516। हाँ मेरे ख्याल से शायद आप हैं। हाँ जी आई थिंक एग्जिट गया था, अभी उन्होंने फिर से ज्वाइन बैक कर लिया। हाँ जी बीएस वर्मा जी आप सुन। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है आभा जी, करण जी, मैं पूछना चाहूंगी, पुट करना चाहूंगी कि अगर विल बना रहे हैं तो क्या बच्चों को बताना जरूरी है कि हम विल बना रहे हैं? जी 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 जी। ये एक बड़ा इनसिक्योरिटी वाला क्वेश्चन लोग पूछते हैं। हाँ जी एक्चुअली बताना देखिए जरूरी है। अगर आप बेनिफिशियरी को नहीं बताइए और आप विल कहीं और रख देते हैं तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो एंटाइटल्ड है? तो बेनिफिट जरूरी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो आपको बेनिफिशियरी को तो बताना ही चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे आदमी को बताएं जो बेनिफिशियरी का शुभचिंतक हो और उसको एट द राइट टाइम वो उसको विल प्रोड्यूस करके दिखा दे कि तेरे फेवर में ये विल है। जी एक और क्वेश्चन आया, क्या विटनेस होना जरूरी है विल में, या बिना विटनेस के भी विल बनाई जा सकती? नहीं नहीं, विल बिना विटनेस के कोई विल नहीं होती, दैट इज एन इनवैलिड विल। 2 विटनेस जरूर है।
चाहिए ही चाहिए 2 विटनेसेस। जी, एक क्वेश्चन मेरे अपने जहन में आ रहा था करण जी, आई वुड लाइक टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर जी। कि क्या कोई पर्सन विल का जो बेनिफिशियरी है वो मना कर सकता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं Yes, लेना चाहता, या मेरे yes, को जो yes. डिवोर्स हो रही है मैं मना करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए? Yes, yes, he can refuse. He can तो उस refuse. स्थिति में क्या Especially होगा? this happens in cases of onerous gifts, onerous properties. हाँ जी, वही, क्योंकि जब ठीक आप है। ऑनलाइन डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीन थे मुझे प्रॉपर्टी डिवोर्स हो रही है, आवाज वही अंदर आई। He can refuse. He can refuse to take the whole of the property. ओके। हाँ जी, स्मिता मेधेकर जी, Yeah, क्वेश्चन। the question is, when the beneficiary is of Indian origin and foreign national now, say suppose in my case, my son is residing in London and he is now British citizen, and I just want to make a will in favor of my son and part of it in the favor of my granddaughters. So what is the provision of it, and what is the legal aspects of it? That what I should make a precautions while making the will, whether it is compulsory to be registered, or otherwise if it is not registered, how it is implemented. See, the basic provisions regarding execution of will are the same. Even if your son, the beneficiary, is a foreign citizen, even then the provisions are the same. Registration is not required. You can make him a beneficiary, but you have to get it executed in the manner as for any other will. You need 2 witnesses and you have to sign in presence of the witnesses. And then the witnesses have to sign in your presence, and maybe you can send a copy to your son. Yeah, thank you. एक सर, और सवाल सिमिलर, पूछा है। हाँ जी, सॉरी विधि जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं प्लीज, एक और सिमिलर क्वेश्चन आया है, हालांकि वो उससे मुझे अगेन ये लग रहा है कि सीनियर सिटीजन्स में इनसिक्योरिटी कितनी है। तो एक क्वेश्चन क्या आया है कि आपने करण जी ये कहा कि बेनिफिशियरी को तो बता दें तो बेहतर है कि भाई उसे पता हुई है, बेनिफिशियरी को जन तक को बता दें। पर मुझे 2 बच्चों में से एक को दिया, एक को नहीं दिया, तो नॉन बेनिफिशियरी को भी बताना जरूरी है क्या, या उससे नहीं सर, छुपा सकते हैं, बल्कि एडवाइजेबल है कि छुपाए। जिसको नहीं दे रहे उससे छुपा ले। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, नॉट अ लीगल एडवाइस। पर करण जी, मेरे ख्याल से इसमें डिस्प्यूट नहीं अराइज हो सकता कि अगर हम ना बताएं, या देखिए, जाने के बाद डिस्प्यूट हो या अभी डिस्प्यूट हो, बेटर कौन सा है? जी बेटर तो दोनों ही नहीं है। पर इनएविटेबल है अगर आभा जी, तो बेहतर तो फिर जब तक जीवित है तब तक सुख शांति से जिए, तब तक सुख शांति से जिए। बेहतर है। अच्छा, ऐसी स्थिति में कि अगर एक ही बच्चा है, बहन भाई नहीं है, तो उस स्थिति में तो विल बनाने की उसमें जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी उन्हीं के पास जानी है, लेकिन बना दे कोई नुकसान भी नहीं है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाती है। अच्छा, बीएस वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर आप पूछिए, बीच में आप एग्जिट हो गए थे, मीटिंग आपका सवाल कर दिया था सर। पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार वर्मा जी। एक शख्स अपना देहदान या अंगदान करता है और विल कर जाता है के साथ नाम, क्या हमसे अपना उसको रोक सकते हैं? आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्मा जी, थोड़ा सा क्लियर बोलिए, पास होके थोड़ा सा जोर से बोलिए। संस्था के साथ कोई विल कर देता हूँ मैं, तो क्या मेरे बच्चों को अधिकार है तो इसको कैंसिल करना मेरे मरने के बाद? तो क्या कर देते हैं आप? अंगदान कर देते हैं। देहदान अंगदान मैं किसी और सामाजिक संस्था के साथ कर देता हूँ और विल कर देता हूँ, पावर देता हूँ, तो क्या मेरे देखिए, इसका देहदान, मैंने बोला कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत वाइड है, लेकिन कहीं पे भी देह या अंगों को प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करता, तो वो विल से हटके कॉन्सेप्ट है। विल में आप अपने देहदान के बारे में ना लिखें। अब आपको क्वेश्चन ये हुआ कि आपने ऑर्गन डोनेशन करी है, क्या आपके बच्चे रिजेक्ट कर सकते हैं बाद में आपकी रिक्वेस्ट? इसमें देखिए, आपकी ये एक सेपरेट रिक्वेस्ट हो गई। ऑब्वियसली इसको विल में मेंशन ना करें, इसका विल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं तो आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन व्हाट आई फील इज दैट आपके बच्चे चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप तो चले गए, उसके बाद
जो डिसीजन मेकर्स हो गए वो आपके बच्चे हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर ऑन दिस, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बाबा जी मेरे ख्याल सेशन एंड करें, आप कहें तो ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है और क्वेश्चंस तो कंटिन्यू रहेंगे, बट ऑलरेडी वी हैव ओवरशॉट द टाइम। अच्छा, मैं एक पूछ लेती हूँ मैम, हाँ जी, एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार? हाँ जी बिल्कुल आभा जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे पास करीबन 65 सीनियर सिटीजन अभी भी जुड़े हैं, कुछ एनजीओज भी जुड़ी हैं, तो एक बार हम आखिरी पूछ लेते हैं अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो। और मैं एक रिक्वेस्ट सभी से ये भी करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वाभिमान परिसर के ग्रुप्स में, यदि ऐसा कोई टॉपिक जो हमारे को जहन में नहीं आ रहा और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वो टॉपिक कवर करें अपने वेबिनार्स में, तो आप लोगों का, आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास डीएलएसए के नंबर्स हैं, अनुग्रह के नंबर्स हैं, तो आप अपने कोई ऐसे टॉपिक्स जिन पे आप और जानकारी चाहें हमारे को सुझाव भेज सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हर सप्ताह हम अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आएं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अच्छी बात ये रही कि हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय निवेदन किया और उन्होंने देखा कि डीएलएसए ने और अनुग्रह ने मिलकर कितने सारे पिछले 2-3 महीने में हमने सेमिनार्स किए हैं और लोगों तक पहुंचने की चेष्टा की है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली कहा कि आप ये 10 टॉपिक्स हमें मिनिस्ट्री ने दिए हैं और के लिए कहा है कि अगले 2 महीने में हमें वो सभी बहुत बेहद रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल टॉपिक 10 टॉपिक्स पे हम समय समय पर वेबिनार आयोजित करेंगे। इसमें शेषाद्रा का और बाकी राज्यों की एसएलएसएस का भी इसमें भागीदारी रहेगी। और आप सबका एक बार मैं स्वाभिमान परिसर, अनुग्रह और डीएलएसए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, बहुत अच्छे सवाल आए। और करण जैन जी, आपका एक बार सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। थैंक यू। बिफोर क्लोजिंग 2 चीजें मैं बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट रह गया। एक तो विल में किसी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है ना, अगर आप लगाना चाहे वो उसको इनवैलिडेट भी नहीं करता है, लेकिन यू कैन जस्ट टेक इट आउट ऑन अ ब्लैंक पेपर, एक ये पॉइंट। और दूसरा, एक विधि मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं, वो मैं एक स्पेसिफिक मैम को बताना चाहूँगा। सेक्शन 122 onerous bequest, where a bequest imposes an obligation on the legatee, he can take nothing by it unless he accepts it fully. And 123, where a will contains 2 separate and independent bequests to the same person, the legatee is at liberty to accept one of them and refuse the other, although the former may be beneficial and the latter onerous. So where he has 2 bequests, he can reject one and take the another. So he can reject the onerous one. Okay. Thank जी जी, थैंक यू। बस हमारा हो गया, मैंने ये नंबर भी डाल दिया है, वंदना ने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया गया है। अगर आप में से कोई लोग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए मैम एक ओल्ड एज होम हमारा बलिया उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है, तो क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ये चेष्टा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ पूरे भारत से लोग। बहुत अच्छा आज का सेशन। आवाज़ हरिद्वार से भी एक ओल्ड एज होम जुड़े हमारे साथ, बलिया यूपी से जुड़े, हरियाणा से जुड़े। इनफैक्ट कल मेरे स्टाफ के पास प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी हरियाणा के स्टाफ का फोन आया था, वो ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र से भी हमारे पास काफी पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड ऑल थैंक्स टू यू आभा जी, एंड कोशिश करेंगे आगे भी अलग टॉपिक पे आते हैं। थैंक यू सो मच करण जी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे। एंड आगे भी कोई क्वेरीज होंगी तो हम कोशिश करेंगे आपको कांटेक्ट करें। एंड एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी पीपीटी जरूर शेयर कर दें मुझसे, मैं आभा जी आपको पास ऑन कर दूंगी, वो हम व्हाट्सएप कर देंगे जितने सीनियर सिटीजन हैं सबको। और जी मैडम जी जब जी। ये अच्छा, वन लास्ट आभा मैम, वन लास्ट यूट्यूब का लिंक भी हम शेयर कर सकते हैं अपने। हेलो मैम, हेलो मैम, आपने 1516 जो है 4 डिजिट्स का नंबर दिया है, ये तो इनवैलिड है ना? इनवैलिड नहीं है मैम, इट्स वर्किंग। नहीं, 4 डिजिट्स का कैसे होगा? मतलब 1516 जो है 4 डिजिट्स हो गए ना?
मैडम स्पेशल नंबर है, टोल फ्री आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, ये स्पेशल नंबर है, आप ट्राई करके देखिएगा, जरूर मिलेगा। लैंडलाइन से ट्राई करेंगे ना, क्योंकि मोबाइल तो 011 मांगेगा ना। हाँ आप ट्राई करके देखिए एक बार, मोबाइल से भी अच्छा। ट्राई चल जाएगा। जी जी, देन आभा जी, शुड बी क्लोज द सेशन? Please, yes, please. Thank you very much. Thank you everybody and thank you for joining. थैंक यू, थैंक यू। जी से एक क्वेश्चन था। मैडम आपने कहा था एक खुशखबरी देंगे लास्ट में। हेलो।